The electromagnetic waves are transfer in nature, that is electric field and magnetic field B constitute electromagnetically perpendicular, पहली प्रॉपर्टीज की आ जाएगी। दूसरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल, ये किसी मटेरियल में मूव नहीं करती, इसे किसी मटेरियल की जरूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद वेलोसिटी c is equal to 3 multiply 10 की पावर 8 वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसी के उसमें करेगी कब, जब फ्री स्पेस में होगी, ठीक है। द एनर्जी, कोई भी आपने यहाँ पे कुछ 4 5 यहाँ पे 9 आपने कोई 5 या 6 याद रखने हैं, ठीक है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने ये 6 या 7 इसकी प्रॉपर्टीज को लिखना है, इजी प्रॉपर्टी है। तो कई बार आपको जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट्स प्रॉपर्टीज इस तरीके से आएगा, ये प्रॉपर्टीज अलग से भी आ सकती है, ठीक है भाई। क्लियर है ना बात, यहाँ प्रॉपर्टीज वाली बात होगी। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन बड़ी बार बनता है कि किसकी वेवलेंथ कितनी है, कौन विजिबल लाइट कहाँ पे डील करती है, अल्ट्रावायलेट कहाँ पे करती है, ठीक है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम इस तरीके का होता है, इस तरफ वेवलेंथ बढ़ती है, इस तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है उसकी वेवलेंथ लो होती है। फिर से सुन लीजिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो उसकी वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बात ये। जैसे देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेव्स हैव अ वाइड रेंज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, होल ऑर्डरली रेंज frequencies wavelength of the electromagnetic waves are known as electromagnetic spectrum, इसे electromagnetic spectrum कहा जाता है। देखिए मैं यहां से समझाना शुरू करूंगा आपको। ये है पहले, सबसे पहले यहाँ पे गामा रेज। गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो देखिए 10 की पावर -14, बहुत कम वेवलेंथ है। गामा रेज की वेवलेंथ देखिए इतनी कम है, और फ्रीक्वेंसी देखिए 10 की पावर 22। गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी है 10 की पावर 19 से लेके 10 की पावर 22 तक डील करती है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की। और इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 10 की पावर -11 से 10 की पावर -14, बहुत कम होती है। इस तरीके से इसके बाद अगर हम इस तरफ आ जाए तो एक्स रेज आ रही है। एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी हो 10 की पावर 16 से 10 की पावर 19 होती है, और उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -11 तक। यहाँ पे एक्स रेज आती है। फिर आती है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज की जो आपकी फ्रीक्वेंसी वो 10 की पावर 14 से 10 की पावर 16 होती है, और इसकी वेवलेंथ 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 होती है, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास विजिबल, जो लाइट हम देख पाते हैं, जिससे हम देख पाते हैं, विजिबल रेज, ठीक है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 की पावर 14 और जो वेवलेंथ है 10 की पावर -7। फिर उसके बाद आ जाती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है 10 की पावर -5 और इसकी जो फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 13। अब जब इस तरफ जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, ठीक है, और इस तरफ फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो वेवलेंथ बढ़ रही है। 10 की पावर -5 माइक्रोवेव्स, ठीक है, 10 की पावर 8 से 10 की पावर -1 रेडियो वेव, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4, मतलब इसकी वेवलेंथ भी सेम होती है और फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, रेडियो वेव्स, ठीक है। Frequency is increasing toward the right side and wavelength is increasing toward the left side. Gamma rays आई, तो gamma rays के बारे में क्या बोल सकते हैं? Gamma rays are the electromagnetic waves. They produced when the electron jumps from higher orbit to lower orbit, और it has अब इसके बारे में आपने क्या लिख देना? It gamma rays की क्या है? It has low wavelength and high frequency. कितनी है वो आपको रेंज पता होनी चाहिए। इस तरीके से सभी की एक्सप्लेनेशन दी हुई है जो मैंने आपको अभी बताई। एक्सरेज कहाँ यूज होता है, किसने डिस्कवर की, ठीक है, कई बार आपको यही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। रोंगटन ने इसको डिस्कवर किया 1895 में एक्सरे को, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अल्ट्रावायलेट रेज, इसकी एक्सप्लेनेशन। विजिबल रेज, जिसको हम देख पाते हैं, विजिबल लाइट स्टिमुलेट द सेंस ऑफ साइट, जिससे हम देख पाते हैं। द रेंज ऑफ वेवलेंथ विजिबल लाइट इज फ्रॉम 4 × 10 की पावर -7 से 8 × 10 की पावर -7 तक होती है। द फ्रीक्वेंसी 8 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज से लेके 4 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज तक होती है। वैसे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव सारी इसकी बताई हुई है, ठीक है। तो आपने ये जो अब अपने नोटबुक में लिखा है, ये वाला स्पेक्ट्रम बनाना है और इसके बारे में लिखना है आपने, ठीक है। फिर इसके यूजेस, तो आप चाहो तो इनको एक साथ ही लिख सकते हैं। इन्होंने अलग अलग बनाया ना, पहले इसकी डिटेल दे दी फिर यूज दे दी, तो आपने डायरेक्ट जैसे गामा रेज, तो गामा रेज के यूज भी यहाँ से देख के
एक ही क्वेश्चन बनाना है आप लोगों ने। अब जैसे माइक्रोवेव या रेडियो वेव का यूज बोले तो कहाँ होता है? दीज वेव्स आर यूज्ड इन रेडियो, टीवी एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम। इंफ्रारेड रेज, दे हैव वेराइटी ऑफ यूजेस। इसका इंफ्रारेड का बहुत यूज होता है। क्या क्या यूज हो सकता है? दीज रेज यूज टू कीप द ग्रीन हाउस वार्म। इंफ्रारेड आर द सन कीप द अर्थ वार्म, ठीक है। दे आर यूज्ड इन द ट्रीट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन, बड़े उसमें यूज हो सकती है, ठीक है। तो कई बार आपको यूजेस आता है इसका 1 मार्क्स में, ठीक है, या फिर अलग से भी पूछ लिया जाता है कि राइट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड गिव द यूज ऑफ इंफ्रारेड, ऐसे करके, ठीक है। वैसे यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, दे आर यूज्ड इन द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। एक्स रेज तो यह तो आपको पता है, ये मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। गामा रेज, दे आर यूज टू इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई का पता लगाना हो तो इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखना है। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ऐसे जनरल भी पता होना चाहिए। जैसे जब आप इसके कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहां पे ये क्वेश्चन बनता है कि किसकी, आपको पूछा जाएगा कि रेडियो वेव्स और गामा रेज में किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इस तरीके से। तो अब आपने अगर स्पेक्ट्रम को अच्छे से नहीं बना के पढ़ा हुआ है तो आपको फिर याद नहीं रहेगा कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपको पूछ सकते हैं माइक्रोवेव और अल्ट्रावायलेट वेव में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो ये तभी पता लगेगा जब आप इसको बिल्कुल अच्छे से बनाओगे और दिमाग लगा के बनाओगे, ठीक है। इसी से क्लियर हो जाएगा, लिखने की जरूरत भी नहीं होती है। तो आपने ये सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इसके यूजेस, ये यूजेस इसके ये लिखने हैं आपने। फिर आता है आपका अर्थ एटमोस्फियर। अर्थ एटमोस्फियर क्या है कि अर्थ के एटमोस्फेयर में क्या क्या चीज आपको पता है? अर्थ में जो है वो नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन है, किसकी कितनी परसेंट है वो लिखना आपने। फिर इसकी जो लेयर है, तो सबसे पहले जो लेयर होती है वो ट्रोपोस्फियर जो 12 किलोमीटर तक होती है। फिर स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन लेयर, ठीक है, 50 किलोमीटर तक ओजोन लेयर तक आता है। फिर मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, फिर आउटर स्फीयर। तो ये आपने इसका ये स्फीयर बनानी है आपने सारे के सारे। इसको आइनोस्फीयर कहा जाता है। जो मीजोस्फीयर से ऊपर होता है ना वो सारा का सारा आइनोस्फीयर होता है। तो ये आपने सिर्फ बनाना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आगे का आपने एक्सप्लेन नहीं करना है, बस यही है आपके पास, ठीक है।